गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सभी बच्चे, हालचाल ठीक है या नहीं। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं पार्ट, ये थर्ड वीडियो है और पार्ट थर्ड वीडियो में क्षार के बारे में समझेंगे। तो बोर्ड पे सब क्वेश्चन ले लिए हैं, तो यहाँ आइए और अच्छे से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा क्षार है। तो क्षार इनमें से कौन सा है, एक क्वेश्चन में ले लिया हूँ। उसके बाद क्षार के बारे में विस्तार से बताएंगे। और पहले भी हमने क्षार के बारे में, अम्ल के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो यह इसमें बेसिक तौर पे देखा जाए तो क्षार के बारे में ही दिया हुआ है। और आगे भी अम्ल ले लेंगे और अम्ल के परिभाषा जो भी है, जितने भी बताए थे वो सब कुछ दिया हुआ है। यानी गुण के ही आधार पर अम्ल को परिभाषित किया गया है, ये तुम लोग याद रखना। ऐसा नहीं कि जैसे हमने बता दिए कि अम्ल का कोई परिभाषा नहीं होता है तो वही याद रखना, लेकिन गुण के आधार पर परिभाषित किया गया है, समझ गया। उसका कोई अपना परिभाषा नहीं होता है, गुण के आधार पर वो परिभाषित हुआ है। तो इसीलिए सब अलग अलग उसका परिभाषा दिया है। चलिए यहाँ पे देखो, अम्ल इनमें से कौन सा क्षार है, लिखा क्या है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा क्षार है। तो अब देखो 4 गो ऑप्शन है यहाँ पे, HNO3, CH3OHH, CH3CHH, CHO, और उसके बाद ये 4 गो ऑप्शन है। तो देखो इनमें से जो है ना कौन क्षार है, ध्यान रखना। तो इनमें से 2 गो क्षार है, समझ गया। ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। बाकी सब क्या है, बाकी सब अम्ल है। बाकी सब क्या है, अम्ल है। और ये क्या है, क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इनमें क्षार है, समझ गया। क्षार 2 तरह के होते हैं। क्षार कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक होता है विलयन क्षार, दूसरा होता है जलीय क्षार, समझ गया। क्षार 2 तरह के, विलयन क्षार और जलीय क्षार। अब विलयन क्षार को भी 2 भाग में बांटा है और जलीय क्षार को भी 2 भाग में बांटा है। विलयन क्षार 2 है, कौन कौन, तो प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। जलीय क्षार 2 है, वो कौन कौन है, तो सांद्र और तनु। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विलयन क्षार जो है वो 2 प्रकार के। विलयन क्षार को कितने भाग में रखा गया, 2 भाग में, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। यानी क्षार को 2 भाग में, विलयन और जलीय। अब विलयन को भी 2 भाग में, प्रबल और दुर्बल। जो जल में घुलकर तेजी से OH+ देता हो, हाइड्रोक्साइड जो तेजी से देता हो जल में घुलकर, उसको हम कहते हैं प्रबल क्षार। और जो देरी से देता है, कम मात्रा में देता है, समझ गया, उसको क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार। यानी कि OH जो जल में घुलकर तेजी से यानी अधिक मात्रा में देता है, उसको हम कहते हैं प्रबल। और जो कम मात्रा में यानी देरी से देते हैं, उसको कहते हैं दुर्बल क्षार, समझ गया। अब फिर मैं क्वेश्चन ले लिया कि इनमें से कौन सा प्रबल क्षार है, कौन सा दुर्बल क्षार है, कौन सा प्रबल है, कौन सा। या ऑप्शन में है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद ये दिया है तुमको सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें देखो प्रबल पूछे तो प्रबल में ये 2 हो जाएगा, पोटासियम और सोडियम। पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जो है प्रबल। अब बाकी जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हो जाएगा, समझ गया, ये सब जो है दुर्बल में आ जाएगा। तो यहाँ पे वही लिख दिया हूँ कि KH और NH अधिक क्रियाशील होने के कारण ही ये आया है प्रबल क्षार में। अगर इसमें अधिक क्रियाशील नहीं होता ये तत्व, तो ये प्रबल क्षार नहीं होता, फिर ये दुर्बल क्षार में आ जाता, समझ गया। क्यों ऐसा हुआ है कि ये जो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्यों हुआ है प्रबल क्षार, तो इसका कारण है कि ये दोनों जो है पोटासियम और सोडियम अधिक क्रियाशील होने के कारण ये प्रबल क्षार में आ गया। अब बाकी सब कम क्रियाशील होने के कारण, कैल्शियम, अमोनिया, मैग्नीशियम, ये कम क्रियाशील होने के कारण ये सब आ गया दुर्बल क्षार में, ये याद रखना। आगे क्वेश्चन है, सबसे अधिक अम्लता कौन है, जिसमें सबसे अधिक अम्ल हो, इसके बारे में। सभी से अधिक अम्ल जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसमें पाया जाता है सबसे अधिक अम्लता। सबसे क्षारीयता पूछे, सबसे अधिक क्षारीयता किसमें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें सबसे अधिक क्षारीयता पाया जाता है।
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सबसे अधिक अम्लता पाया जाता है। समझ गया। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक वो होता है। तो पीएच स्केल जो होता है वो जो होता है 0 से शुरू होता है 14 तक होता है, और बीच में जो होता है ये 7, ये उदासीन होता है, उदासीन। इधर तुमको हो जाएगा अम्ल, 0 से 7 तक अम्ल, और 7 से 14 के बीच में क्षार। समझ गया। 0 से लेकर 7 तक अम्ल और 7 से 14 तक क्या हो जाता है, क्षार। अब इसी में देखो 0 से लेकर 3.5 तक हो जाता है परवल अम्ल, और यहाँ से लेकर 7 तक हो जाता है दुर्बल अम्ल। इसमें भी देखोगे तो 7 से 10.5 हो जाता है दुर्बल। ठीक इसका उल्टा, ये परवल है तो ये परवल इस साइड हो जाएगा, ये दुर्बल है तो ये दुर्बल हो जाएगा, दुर्बल क्षार। और फिर यहाँ पे 10.5 से 14 तक ये होता है परवल। आज समझ में, वही यहाँ पे हमने लिख दिए 0 से 7 की ओर जो जाएगा उसमें अम्लता क्या हो जाएगा, जो 0 से 7 की तरफ जा रहा है वो उसमें घट रहा है, 7 से 0 की तरफ जो आ रहा है उसमें अम्लता बढ़ रहा है। उसी प्रकार इसमें होता है 7 से जो 14 की तरफ जाता है, 7 से 14 की तरफ, तो उसमें क्या हो रहा है कि क्षारीयता बढ़ रहा है, और जो 14 से 7 की तरफ आ रहा है उसमें घट रहा है, उसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। ये याद रखना। तो 7 से 0 की ओर क्या होगा, अम्लता बढ़ेगा, और 0.35 जो है ये प्रबल अम्ल है, और 3.5 से 7 तक दुर्बल अम्ल है, और 7 से 10.5 तक दुर्बल हो गया, और 10.5 से 14 तक प्रबल हो गया। समझ गया। ये याद रखना कि 0 से 7 की तरफ जाएगा तो अम्लता घटेगा, क्या होगा, घटेगा। और वही 7 से जब 0 की तरफ आएगा, ये 7 से 0 की तरफ, तो यहाँ बढ़ेगा। आज समझ में। उसी प्रकार क्षार में है कि 7 से 14 की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा, और 14 से 7 की तरफ आएगा तो घटेगा। आज समझ में। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो जस्ट इसका उल्टा, ये 0 से 7 की तरफ घट रहा है, इधर जा रहा है तो घट रहा है, लेकिन इधर आ रहा है 0 तरफ तो बढ़ रहा है। इसमें 14 से 7 की तरफ जा रहा है तो 7 से 14 की तरफ जा रहा है तो बढ़ रहा है, लेकिन 14 से 7 की तरफ आ रहा है तो घट रहा है। आज समझ में, सभी को याद हो गया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में कहीं पे, आगे बढ़ जाए। आ जाओ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन फिर ले लिए हैं और इनको देखते हैं। परवल अम्ल जो होता है, परवल अम्ल, उसका पीएच मान कितना से कितना तक होता है। परवल अम्ल का पीएच मान कितना से कितना तक। तो ये जो होता है ना, परवल अम्ल का पीएच मान होता है 0 से लेकर 3.5 तक होता है। परवल अम्ल का पीएच मान कहाँ तक होता है, 0 से 3.5। वही बात करें दुर्बल अम्ल का, तो ये हो जाएगा 3.5 से 7 तक। कहाँ तक, 7 तक। अब तुम लोग ये क्वेश्चन बताओ कि परवल क्षार जो होता है उसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है, जल्दी बताओ। परवल का, तो परवल का हो जाएगा तुमको 7.0 से शुरू होगा और 10.5 तक परवल के लिए है। किसके लिए, परवल के लिए। तो यहाँ देखो हमने क्या बताया, इसका उल्टा। तो ये हो जाएगा तुमको कहाँ तक, 10.5 से 14 तक। कहाँ तक, 14 तक, 14 यहाँ तक। और दुर्बल क्षार की बात करें तब हो जाएगा 7 से 10.5 तक। यहाँ पे उल्टा हुआ था, समझ गया, हमने बता दिया है ना। अगला क्वेश्चन है कि पीएच जो होता है, पीएच स्केल 0 से लेकर कहाँ तक होता है। पीएच स्केल का जो मान होता है 0 से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर 14 तक होता है। कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक। आगे क्वेश्चन है कि पीएच का फार्मूला क्या होता है, पीएच मान जो निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसका फार्मूला ये है, पीएच प्लस में POH, इसका जो फार्मूला होता है इसके बराबर क्या होता है,
इसका मान यानी कि फार्मूला तो नीचे में दिया हुआ है, मान इसका मान कितना होता है 14 होता है, यानी 1 से लेकर 14 तक होता है, तो इसीलिए इसका मान कितना होता है 14 होता है। समझ गया, ये याद रखना कि परवल ये अम्ल और क्षार दोनों मिलाकर कितना होता है 14 होता है, उसका पीएच मान जो होता है अम्ल और क्षार का दोनों का मिलाकर 14 होता है। अब दोनों में से कोई एक का मान दिया हो तो दूसरा आसानी से निकल जाएगा, और दोनों में से दोनों का मान नहीं दिया रहे तब नहीं निकलेगा, ये याद रखना। तो P का अर्थ होता है क्या पोटेंज, पोटेंज मतलब शक्ति, P का अर्थ क्या होता है पोटेंज। IC में H जो होता है H ये हो गया हाइड्रोजन, H क्या है हाइड्रोजन। तो pH का फार्मूला क्या होता है तो यहाँ पे दे दिया हूँ, pH बराबर -log × H+, आयन जो है, समझ गया। और अथवा ऐसे भी लिख सकता है 1/log H+ आयन, ये दोनों फार्मूला है, इसको ये अच्छा से याद रखना। इन दोनों फार्मूला क्या करना अच्छे से देख लो, ध्यान से देखो और इसको अच्छे से याद रखना, आगे चलकर सवाल आएगा इसी पे बनाना है। यहाँ पर जो किसी विलयन का H+ आयन सांद्रता 10 पावर 3 है तो इसका pH कितना होगा। कोई विलयन है जिसका सांद्रता 10 पावर 3 है तो इसका pH कितना होगा, यानी pH मान कितना होगा। तो इसमें हमको देखना है कि 10 पे पावर कितना है, 10 पे पावर कितना है तो 3। यहाँ ऑप्शन में भी दे दिया गया है कि pH बराबर 2, pH 3, pH 5, pH 6, यानी 4 गो ऑप्शन है, तो कौन होगा इसमें। तो यहाँ पे पावर देख लो, 10 के ऊपर पावर कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा इसका मान pH बराबर 3। किसी विलयन का P × OH, यानी कि यहाँ पे जो क्षार दिया हुआ है, समझ गया, तो pH निकालो, एक वर्ड दिया है दूसरा निकालना है, इसका मान pH का मान निकालना है। तो फार्मूला पे यहीं पे देखो, यहाँ पे क्या फार्मूला है, जब तुम्हारे पास ये दिया है, ये दिया है कि नहीं, तो हम इसके जगह तो लिख सकते हैं ना, दोनों के बराबर 14 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PH+ में P × OH बराबर में हो जाएगा 14, या PH+ इसके जगह इसका मान दिया है कितना 8, तो 8 बराबर 14, या pH बराबर में क्या हो 14, ये उधर चला जाएगा 8, तो pH कितना निकला 6, निकला कि नहीं। तो इस तरह तुम लोग निकाल लेगा, कोई एक मान दिया रहे दूसरा बोले निकालने के लिए। तो गैस कब बनता है, आगे पॉइंट दिया है कि गैस जो बनता है व्यक्ति के पेटों में, जो गैस बनता है किस कारण से बनता है, क्यों बनता है, कब बनता है, अम्लीयता बढ़ने के कारण बनता है, क्षारीयता बढ़ने के कारण बनता है, या घटने के कारण बनता है, समझ गया। तो देखो गैस जब भी बनेगा तो अम्लीयता के बढ़ने के कारण बनेगा, जब भी पेट में अम्लीयता बढ़ेगा तो गैस बनेगा, और उस गैस को दूर करने के लिए क्षार का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके गैस हटेगा, समझ गया। आगे लिखा है इस अपच का उपचार किससे किया जाता है। जो अपच यानी अपच उसको बोला जाता है जो पचता नहीं है, समझ गया, जो हम कुछ खाते हैं ऐसे जो पचता नहीं है उसको अपच बोला जाता है। तो अपच का उपचार जो होता है ना एंटासिड से, एंटासिड से होता है अपच का उपचार। जब भी हमारे पेट में कोई चीज़ नहीं पचता है तो उसका एंटासिड एंटीबायोटिक लेना चाहिए तब पचेगा, समझ गया। जब हमारे पेट में गैस बनता है तो हम क्षार के रूप में क्या लेते हैं, आम्ल को काटने के लिए क्षार, यानी कि अम्लता बढ़ेगा तो पेट में गैस बनेगा, उसको जो है ना दूर करने के लिए क्षार लेना पड़ेगा। तो जब हम क्षार लेंगे तो कौन सा क्षार लेंगे, समझ गया। तो Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही एंटासाइड बोलते हैं, समझ गया, उसी को हम क्षार के रूप में लेते हैं, उसी को हम क्या करते हैं गैस बनने के बाद जो है उसको क्षार के रूप में लेते हैं, फिर हमारे पेट से गैस गायब हो जाते हैं। हमारा दांत क्यों खराब होता है बताओ, हम लोग का जो दांत खराब होता है क्यों खराब होता है, इसका क्या कारण है जो दांत खराब होता है। देखो इसका कारण है कि दांत में जब अम्लता के कारण खराब होता है, और जब वो कब बढ़ता कैसे है घटता कैसे है, आप मान के चलो हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जिसमें अधिकतर अम्ल पाया जाता है, तो उसको दूर करने के लिए क्षार का उपयोग कभी कभी करते हैं। जैसे मान के चलो टूथपेस्ट जो करते हैं दांत को साफ रखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए,
यानी ख़राब ना हो, मजबूत रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, दांत को हमेशा साफ़ रखते हैं। कोई भी व्यक्ति जब साफ़ सुथरा अच्छे तरह से रहता है तो वह कभी बीमार नहीं पड़ता है। उसी तरह दांत को अगर अच्छे तरह से रखोगे, साफ़ सुथरा रखोगे, तो कभी भी दांत खराब नहीं होगा। जैसे चॉकलेट वॉकलेट देखता होगा बच्चे सब खाता बिस्कुट, उसके कारण क्या होता है, दांत में फंसा हुआ कचरा रह जाता है, जिससे पिल्लू उल्लू लग जाता है, फिर दांत दर्द करने लगता है, और ऐसे दांत के जड़ में पकड़ता है बीमारी कि पता ही नहीं चलता है। कुछ दिन के बाद जब पता चलता है दांत खोखला हो चुका होता है, यानी कि उसको तोड़ने या उखाड़ने के सिवा कोई उपाय नहीं रहता है, तो दांत इस तरह ख़राब होता है। तो दांत को सही करने के लिए हमें क्षार का उपयोग करना चाहिए, और क्षार जो होता है टूथपेस्ट के रूप में आता है, जैसे हम लोग कोलगेट, पतंजलि ये सब लेते हैं, यही सब है क्षार, समझ गया। तो अम्ल जो होता है, अम्ल के कारण ही हमारा दांत खराब होता है। तो अम्ल जो है वही सब चॉकलेट बिस्कुट ये सब में आता रहता है। यानी कि दांत की सफाई एनी टाइम करना चाहिए, जब खाना खाना चाहिए उस समय दांत की सफाई कर लेना चाहिए, ताकि दांत सही रहे और साफ़ रहे, पूरी अच्छी तरह से सुरक्षित रहे, मजबूत रहेगा दांत। तुम लोग सुना होगा गाँव घर में, क्या दांत है तो भुजा है, दांत नहीं तो भुजा भी बेकार। तो वही बात है, दांत को ठीक से रखना चाहिए, उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसकी देखभाल करना चाहिए। जब भी उसका देखभाल करेगा तभी वो तुमको सुरक्षित देगा, समझ गया। नहीं तो जवान भी बूढ़े की तरह दिखने लगता है दांत टूटने के बाद। चले आगे बढ़ जाए, इन सब के पॉइंट के बाद कुछ आगे पॉइंट ले लेते हैं। सब समझ गया है ना सभी बच्चे? किसी को कोई दिक्कत, पीएच स्केल पूछे कहाँ से कहाँ तक होता है, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इसका मान भी पूछे तो पीएच की फार्मूला कितना होता है, उसके बराबर क्या होता है, ये सब सबको याद आ जाएगा। जितना भी क्वेश्चन है सबको नोट कर लेना कॉपी में, समझ गया, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि छूटे। जब हम टेस्ट ले तो उसमें कोई भी बच्चा को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ना ही परीक्षा में छूटे। इसीलिए जितने भी बोर्ड पे हम इसलिए लिख देते हैं पहले बोर्ड पे, ताकि बच्चे अच्छे से उसको लिख ले, कोई छूटे। बोलने से कोई वर्ड छूट भी जाता है, लेकिन लिख देने से कोई भी वर्ड नहीं छूटता है, समझ गए। चलो लिख लिए, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ, अब इनको समझना है। इनमें कौन सा अम्ल और कौन क्षार है, या ऑप्शन में लिखा 5 गो ऑप्शन में दे दिया हूँ। ऑप्शन तुमको 4 गो देगा, तो लेकिन 2 क्वेश्चन नहीं पूछेगा कौन क्षार है कौन अम्ल है। या तो ऑप्शन 4 को देगा तो कहेगा इनमें से कौन अम्ल है, या फिर ये पूछेगा कौन सा इनमें क्षार है, समझ गया। लेकिन मैं यहाँ पे दोनों ले लिया हूँ, इसलिए क्वेश्चन बढ़ा दिया हूँ। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 4 गो रहेगा। तो इसमें कौन अम्ल है और कौन क्षार है, समझ गया। तो देखो ये KOH जो है ये क्या है, KOH और HCl, ये दोनों देखो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और KOH क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें से 2 गो तुमको क्षार हो जाएगा, बाकी सब क्षार, 2 गो अम्ल बाकी सब क्षार। अब कौन क्षार है कौन अम्ल है तुम लोग बताओ। हम बता दिए ना 2 गो अम्ल बाकी क्षार, तो बताओ कौन अम्ल है कौन क्षार है। एक तो पहले ही बोल दिया कि ये कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो अम्ल है, इसको चलो छांट देते हैं। अब इधर बताओ तुम लोग, जल्दी बताओ। चलो नहीं बता पाया, देखो ये अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, और ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों, ये हो गया क्षार। और ये सब क्या है, ये तीनों अम्ल है, तीनों। देखो तुम लोग ध्यान से देखो कि KOH, समझ गया, KOH हमने बताए हैं इससे पहले कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, प्रबल क्षार है। और NaOH ये भी प्रबल क्षार है, बताएंगे नहीं, ये दोनों क्षार है, हम पहले बता दिए थे। तो ये और यहाँ पे अमोनिया हाइड्रोक्साइड भी क्षार है, तो ये दोनों क्षार हो जाएगा, बाकी सब क्या है, अम्ल है, याद रखना। लवण बोलो या नमक बोलो, लवण, जब भी लवण का उपयोग करे या बोले तो समझ लेना चाहिए कि नमक बोल रहा है। क्या बोल रहा है, नमक बोल रहा है। तो इसीलिए लवण बोलो या नमक बोलो, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, नमक का जो सूत्र होता है NaCl, समझ गया। अब बताओ, यहाँ तो हम सब कुछ लिख दिए हैं, ये क्या है,
ये है सोडियम, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सोडियम हो गया क्षार और हाइड्रोक्लोरिक ये हो गया क्या, अम्ल। जब क्षार और अम्ल को मिलाते हैं तो नमक बनता है। जब क्षार को अम्ल के साथ मिलाते हैं तो नमक बनता है, अम्ल को क्षार के साथ मिलाते हैं तब भी नमक ही बनता है, याद रखना। तो लवण कैसे बनता है, तो जब अम्ल में क्षार को मिलाते हैं या क्षार में अम्ल को मिलाते हैं तो नमक बनता है। यहाँ पे लिखा है जब हम अम्ल को क्षार में मिलाते हैं तब जाके नमक बनता है। लवण बनेगा तो साथ में जल भी बनेगा, नमक बनेगा तो साथ में जल। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे अम्ल को, यानी कि ये हो गया अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है। ये अम्ल और ये क्षार दोनों को जब अभिक्रिया कराया, दोनों को मिलाया तो NaCl नमक, यहाँ लवण प्राप्त हुआ, इधर में H2O ये क्या है, जल। तो जब भी नमक बनेगा तो साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, याद रखना। अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है, बताओ। क्वेश्चन पूछ देगा अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है, तो क्या बताएगा। अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है और क्षार, लवण और क्षार। HCl में क्या मिलाने से लवण बनता है, HCl तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और उसमें क्या मिलाएंगे जो लवण बनेगा, तो क्षार को मिलाएंगे, समझ गया। अगला पॉइंट अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि क्षार में क्या मिलाए, जैसे मान के चलो NaOH है, इसमें हम क्या मिलाए कि वो लवण बने, समझ गया। तो क्षार में जब भी हम अम्ल को मिलाएंगे तो लवण बनेगा। जब हम अम्ल और क्षार को मिलाकर लवण और जल बनाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जब अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनता है तो इस अभिक्रिया को कहते क्या हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीनी। अब इसका नाम क्यों पड़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो तुम इसमें देखो, एक तो पहला नाम इसका उदासीनीकरण और दूसरा नाम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें देखो उदासीनीकरण नाम क्यों पड़ा है, तो लवण और क्षार को जब हम मिलाए तो नमक और क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे अम्ल जो है HCl, इसका भी pH मान 7 से कम है। NaOH जो है इसका अधिक है, क्षार है इसलिए अधिक है, अम्ल है तो कम है और क्षार है तो अधिक है। और जब दोनों को अभिक्रिया कराया तो NaCl जो कि नमक का pH मान 7 से कम और जल का भी 7 से कम, यानी कि नहीं, जल और नमक दोनों का 7 के बराबर है। इधर अम्ल जो है वो 7 से कम है और क्षार है क्या, 7 से अधिक है, समझ में आया। अम्ल का pH मान 7 से कम और क्षार का pH मान 7 से अधिक, और जो प्राप्त हुआ इधर नमक और जल, इस दोनों का pH मान 7 के बराबर है। जब 7 के बराबर कोई किसी भी तत्व का pH मान हो तो उसको हम उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या नाम पड़ा, उदासीनी। या ध्यान से रखना, हमने बताया ना pH स्केल में 0 से 7 के बीच में जो होता है अम्ल होता है और 7 से 14 के बीच में क्षार होता है। तो HCl अम्ल है इसीलिए इसका 7 से कम होगा और NaOH क्षार है इसलिए इसका 7 से अधिक होगा, समझ गया। और जब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो NaCl बनाता है जो कि pH के बराबर 7 होता है इसका मान, और H2 का भी जल जो होता है उसका pH मान भी 7 होता है, इसलिए ये उदासीनीकरण। अब यह क्वेश्चन दे दिया गया कि HCl को हम क्या कहते हैं, तो प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रबल अम्ल। और NaOH जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रबल क्षार। HCl को प्रबल अम्ल और NaOH को प्रबल क्षार, याद रखना। सामान्य लवण कैसे बनता है, साधारण नमक जो बनता है कैसे बनता है, सामान्य लवण जो बोला यानी साधारण नमक कैसे बनता है, तो अम्ल और प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से साधारण लवण बनता है, साधारण नमक बनता है, समझ गया। लवण 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य लवण, अम्लीयता लवण और क्षारीयता लवण। यानी कह सकते हैं सामान्य लवण, क्षारीय लवण, अम्लीय लवण। तो लवण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के।
अगले वीडियो जब हम आएंगे वीडियो लेकर तो उसमें अम्ल जो है क्षारीय लवण और अम्लीय लवण और सामान्य लवण, इन सब के बारे में कुछ फार्मूला होगा जो उनको भी लिखा देंगे। चैप्टर में थोड़ा सा बचा है, अगले पार्ट जो वीडियो होगा वो बहुत ही कम समय का वीडियो होगा, 7 से 8 मिनट का, तो आप लोग बने रहिए। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर आएगा कार्बन और उनके योग, समझ गया, कार्बन चैप्टर को देखेंगे। तो सभी बच्चे बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।